Students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Fahad Shabir Bhatti, your Physics MD-CAT tutor. Students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 10. आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर. अब इलेक्ट्रॉनिक्स अगर बात की जाए ना, तो हम यहाँ पर अगर MD-CAT के सिलेबस को देखें तो सिर्फ रेक्टिफिकेशन की बात की जाती है, लेकिन अगर हम इसको पढ़ेंगे तो सिर्फ फोकस करना एक ही टॉपिक पे काफ़ी नहीं है. हम पहले बात करेंगे उनकी बेसिक्स की. हम पहले बात करेंगे पीएन जंक्शन की, फिर हम बात करेंगे पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग की, और इन बाइसिंग से क्या क्या चेंजेस आते हैं पीएन जंक्शन के अंदर, और फिर हम बात करेंगे कि रेक्टिफिकेशन क्या है, हाफ वेव रेक्टिफाई कैसे होती है, फुल वेव कैसे होती है, और उनकी फर्दर टाइप्स क्या हैं ब्रिज के लिहाज से और सेंटर टैप के लिहाज से. तो चलिए फिर हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू ऑल ऑफ यू. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक. आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स पे. अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा कि आपके फिजिक्स MD-CAT के सिलेबस के मुताबिक जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफिकेशन शामिल है. लेकिन रेक्टिफिकेशन को समझने के लिए मुझे ये लगता है कि बाइसिंग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. हमें ये बात ना जनरली बता दी जाती है और हमने FSC में इसको बहुत डिटेल से पढ़ा होता है कि कोई भी सेमीकंडक्टर के अंदर जब आप इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं ना, तो हम उसको डोपिंग कह देते हैं. अब डोपिंग दो तरह से होती है. या तो आप ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर दें, या फिर आप ऐड कर दें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को. अगर तो हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं तो हमें वहाँ पर मिलती है पी टाइप सब्सटेंस, और अगर तो हम ऐड कर देते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को तो हमें वहाँ पर गेन होता है एन टाइप सब्सटेंस. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि ये चीज़ें ना आपने डिस्कस की हुई हैं चैप्टर 17 के अंदर पार्ट 2 में. लेकिन PTB के चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप बात करते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि वो एक सब्सटेंस के एक साइड पर P इम्प्योरिटी जबकि एक तरफ N इम्प्योरिटी को इंसर्ट कर रहा होता है. तो ये बताना बहुत लाजमी था आपको कि वो P और N कहाँ से आता है, ताकि सारा जो कॉन्सेप्ट आपने पास पे पढ़ा वो कुछ हद तक रिफ़्रेश हो जाए. तो मैंने कहा कि ट्राइवैलेंट P टाइप हमारे सब्सटेंस देता है, जबकि पेंटावैलेंट हमें देता है कौन सा, N टाइप सब्सटेंस. अब हमने अगर एक सब्सटेंस के एक साइड पे अगर स्टूडेंट्स हमने सब्सटेंस के एक साइड पे P टाइप मतलब कि ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया, और आपने एक तरफ ऐड किया पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को, तो नोट कीजिएगा उसके एक तरफ सारे होल्स आ जाएंगे इस तरह से, जबकि सेकंड साइड पे सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे लाइक दिस. और आपको तो ये बात पता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, तो ये N टाइप सब्सटेंस होता है. हम कहते हैं कि होल्स मूव लाइक पॉजिटिव चार्जेस, तो स्टूडेंट्स हम इसको P टाइप कहते हैं. अब देखें एक एक एंड पे ना एक एक चार्ज्ड पार्टिकल की कंसंट्रेशन बड़ी ज़्यादा नहीं होगी. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बड़े ज़्यादा हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं. यहाँ पे होल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे कोई होल मौजूद नहीं है. ये जो एक वन साइडेड कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स है ना, ये डिफ्यूजन का बायस बनती है. डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फौरी इस तरफ को मूव करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ भी जाएंगे. इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पर आने की वजह से स्टूडेंट्स जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहाँ पर होल्स बन जाएंगे. लेकिन इस सडन डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा कि इसके बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा रीजन स्टूडेंट्स क्रिएट हो जाएगा, एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाएगा जो फर्दर डिफ्यूजन को स्टॉप कर देगा.
जो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को p की तरफ नहीं आने देगा और जो फर्दर होल्स को n की तरफ नहीं जाने देगा। स्टूडेंट्स अगर इस रीजन की बात की जाए ना तो हम इसे कहते हैं डिप्लेशन रीजन। स्टूडेंट्स दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लेशन रीजन। अब आपकी बुक में लिखा हुआ है कि डिप्लेशन रीजन इज सच रीजन इन विच नो चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट। मैं इस बात को थोड़ा सा और जस्टिफाई करूंगा। नो चार्ज कैरियर का मतलब है ये एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं है, जिसमें कोई ऐसा चार्ज कैरियर नहीं है जो मूव कर रहा हो। मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं है, असल में ना चार्जेस स्टक कर जाते हैं। स्टक का मतलब ये है कि हमारे पास इस डिप्लेशन रीजन में कुछ पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे, जबकि इस पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। और स्टूडेंट्स जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं ना, वो स्टैटिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड को एमिट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई फर्दर चार्ज डिफ्यूजन नहीं कर पाता, अपने रीजन से किसी सेकंड रीजन में नहीं जा पाता। अब आपने किया क्या, आपने कहा कि अगर मैं सिर्फ बात करता इंट्रिंसिक, अगर तो मैं बात करता प्योर सेमीकंडक्टर की, तो जरा नोट कीजिएगा। हम अगर सिलिकॉन की बात करें ना तो सिलिकॉन कुछ ऐसे बनता है। सिलिकॉन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, तो इसको इस तरह से 4 सिलिकॉन एटम कॉर्नर कर लेते, और कॉर्नर करने के बाद जरा नोट कीजिएगा, जो इसके साइड वाले सिलिकॉन हैं उसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, इस वाले के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, और जो सेंट्रल सिलिकॉन है स्टूडेंट्स उसके पास आ जाते ये 4 इलेक्ट्रॉन्स। ज़रा नोट कीजिएगा, अगर तो मैं प्योर सिलिकॉन की बात करता स्टूडेंट्स, अगर तो मैं बात करता इंट्रिंसिक सिलिकॉन की, जिसको हम प्योर भी कहते हैं, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कोवलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये स्टूडेंट्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये। तो क्या प्योर सिलिकॉन में तो हमारे पास ऑक्टेट रूल पूरा नहीं हो गया? अगर तो ऑक्टेट रूल पूरा हो गया है ना, तो फिर तो ये सिलिकॉन फर्दर रिएक्टिव रहा ही नहीं। रिएक्टिव करने के लिए हमने एक काम किया, असल में P और N टाइप सब्सटेंसेस को कायम किया, जिससे क्या हुआ, चार्जेस हमारे पास मौजूद हुए, लेकिन डिप्लेशन रीजन की वजह से, इसकी वजह से डिफ्यूजन फर्दर तो हो नहीं पा रही। हम इस रीजन को कैसे क्रॉस कर सकते हैं? अब देखें, ये जो रीजन है ना, इसमें जो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दिस रीजन इज बेसिकली जनरेटिंग आ पोटेंशियल बैरियर। इस रीजन से ना एक पोटेंशियल का बैरियर कायम हो रहा है, जिसको बाकी चार्जेस क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। उसकी रीज़न क्या है कि चार्जेस की एनर्जी इस पोटेंशियल से कम है। स्टूडेंट्स अगर तो हम बात करते हैं ना सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के लिए जो पोटेंशियल बैरियर होता है दैट इज़ एक्चुअली 0.7 वोल्ट। और स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम के लिए वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज 0.3 वोल्ट। वैल्यू इज 0.3 वोल्ट। अब अगर तो इतनी एनर्जी इनके चार्जेस के पास होती तो रीजन को इजीली क्रॉस कर जाते, क्योंकि एनर्जी इतनी नहीं है तो क्रॉस कर भी नहीं पा रहे। इतना पोटेंशियल चाहिए रीजन को क्रॉस करने के लिए। स्टूडेंट्स अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इतना पोटेंशियल इन चार्जेस को देंगे कैसे? हम ये पोटेंशियल चार्जेस को कैसे दे सकते हैं? उसका सिर्फ एक ही जवाब है, बाइसिंग। ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर तो मैं बात करता हूँ बाइसिंग की, तो बाइसिंग इज़ जस्ट अ प्रोसेस। ये सिर्फ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चार्जेस के साथ बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाता है। या अगर मैं यूं कह दूं
कि कनेक्टिंग बैटरी को कनेक्ट कर देना किसके साथ वाला, विद पी एन जंक्शन। स्टूडेंट्स मैं ना इस चीज़ को बोल रहा हूँ पी एन जंक्शन। तो इस पी एन जंक्शन के साथ बैटरी को कनेक्ट कर देना, असल में हम इसको बाइसिंग कहते हैं स्टूडेंट्स। अब ज़रा नोट कीजिएगा, अगर हमने बाइसिंग की बात कर ही ली है तो फिर हम बात करते हैं कि बाइसिंग किस किस तरह से होती है और हम बाइसिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर मैं जनरली स्टूडेंट्स बाइसिंग की बात करूँ ना, तो हम बाइसिंग को दो तरह से करते हैं। एक को हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, जबकि अनदर टाइप ऑफ बाइसिंग इज कॉल्ड रिवर्स्ड बाइसिंग। हमारे पास बाइसिंग स्टूडेंट्स इन दो तरह से कनेक्ट होती है। अब देखते हैं कि अगर बैटरी को जोड़ना सिंपल बाइसिंग था तो फिर हमने इसको फॉरवर्ड और रिवर्स की टर्म्स में कैसे पढ़ा। क्या हम बैटरी को दो तरीकों से जोड़ सकते हैं? तो सिंपल सा नोट कीजिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स्ड बाइसिंग। स्टूडेंट्स अगर तो आप बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बाइसिंग की, तो मैं सिंपल एक बात कहूँगा कि फॉरवर्ड बाइसिंग वो है जिसमें हम हाई पोटेंशियल को जोड़ देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, जबकि लो पोटेंशियल को स्टूडेंट्स हम जोड़ देते हैं नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। हम इस बात को हम सिंपल यूँ भी कह सकते हैं कि हम हाई पोटेंशियल ऑफ बैटरी को जोड़ दें किसके साथ, पी के साथ। और हम यूँ भी कह सकते हैं कि लो को हम जोड़ दें किसके साथ, एन के साथ। अगर पॉजिटिव विद पी हो जाए, नेगेटिव विद एन हो जाए, तो हम उससे फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। लेकिन मैं बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव विद पी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हाई पोटेंशियल विद पी। मैं नेगेटिव विद एन नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ लो पोटेंशियल विद एन। अब इस बात की सिग्निफिकेंस क्या है कि मैं पॉजिटिव विद पी क्यों नहीं कह रहा, मैं पोटेंशियल हाई विद पी क्यों बोल रहा हूँ, हमें ये बात क्लियर होगी एक क्वेश्चन से। पर अब याद रखिएगा कि जनरली ये होता है कि पॉजिटिव विद पी, नेगेटिव विद एन, बट द रियल कॉन्सेप्ट इज कि हाई पोटेंशियल विद पी टाइप एंड लो पोटेंशियल विद एन टाइप। अगर हम बैटरी को इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ड्रॉ करूँ, ज़रा नोट कीजिएगा, हमारे पास ये एक आ गया पी एन जंक्शन, दिस इज बेसिकली अ पी एन जंक्शन। ये बॉडी आ गई हमारे पास, इस बॉडी के बिल्कुल सेंटर है हमारे पास ये आ गया इसका डिप्लीशन रीजन। स्टूडेंट्स 7 वायर्स आ गई हमारे पास। अगर वायर्स की बात की जाए तो एक वायर ये आ रही है, जबकि हमारे पास एक वायर इधर को आ रही है। ये वायर स्ट्रेट नीचे आई और मैंने कनेक्ट किया है पी को विद पॉजिटिव, कनेक्ट किया है एन को विद नेगेटिव यहाँ पे। अब सिंपल देखिएगा, ये हमारे पास पी है, जबकि ये हमारे पास यहाँ पे एन है। ये इस एन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि ये इस पी के स्टूडेंट्स होल्स हैं, जबकि यहाँ पर भी 2 होल्स हैं। जैसे हमने कनेक्ट किया हाई पोटेंशियल विद पी, लो पोटेंशियल विद एन, तो पता है क्या होगा, ये सर्टन टर्मिनल्स अपनी नेचर के चार्जेस को एनर्जी देना शुरू कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज हो जाएंगे बाय दिस नेगेटिव पोटेंशियल, जिसकी वजह से भला क्या होगा, इनको गेन होगा पोटेंशियल। जब इनका पोटेंशियल 0.7 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा, अगर तो ये सिलिकॉन का बना हुआ है, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल ऑटोमेटिकली जंप, क्योंकि अब इनका पोटेंशियल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, किससे,
पोटेंशियल बैरियर से, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे किसकी तरफ, पी की तरफ। अब डिफ्यूजन अलाउ हो गई है। और ये भला कब हो सकता है, ये सिर्फ तब हो सकता है जब पोटेंशियल ऑफ सोर्स ज़्यादा हो किससे, पोटेंशियल बैरियर से। अगर तो पोटेंशियल ऑफ सोर्स पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा है तो चार्जेस का पोटेंशियल बढ़ जाएगा और वो इजीली डिप्लेशन रीजन को क्रॉस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं इस सारी बात को सिंपली यूँ लिख सकता हूँ कि इफ़ पोटेंशियल ऑफ सोर्स इज़ मोर देन पोटेंशियल बैरियर देन करंट पासिस, करंट पास कर जाता है। और करंट पास क्यों करता है भला, करंट पासिस ड्यू टू, रीज़न क्या है, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। व्हाट आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ज़रा नोट तो कीजिएगा। क्या एन टाइप में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही थे? स्टूडेंट्स नहीं, साथ दो होल्स भी तो थे। तो एक सर्टन रीजन में जो चार्जेस ज़्यादा होते हैं हम उन्हें कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जो चार्जेस कम होते हैं हम उन्हें कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। नेगेटिव ने जब पोटेंशियल दिया इन नेगेटिव चार्जेस को तो मेजॉरिटी चार्जेस ने मूव किया, और मेजॉरिटी चार्जेस के मूव करने की वजह से क्या हुआ, करंट पास करना शुरू हो गया। करंट कितना पास किया भला, करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली अम्पेयर्स। स्टूडेंट्स, करंट मिली अम्पेयर्स में पास करता है। अगर मैं देखूं कि जैसे ही मैंने बायसिंग फॉरवर्ड की, जैसे ही मैंने जोड़ा हाई पोटेंशियल को P से, लो पोटेंशियल को N से, तो फौरी चार्जेस मूव करना शुरू हो गई जो पहले तो मूव कर ही नहीं थे। तो क्या मैं ये बात नहीं कह सकता कि अगर तो मैं फॉरवर्ड बायसिंग की बात करूं तो फॉरवर्ड बायसिंग एक्ट्स एज आ क्लोज्ड स्विच, करंट को पास करवाता है, क्लोज्ड स्विच के तौर पे एक्ट करता है। एक और बात नोट कीजिएगा, करंट मिली एम्पेयर्स में पास कर रहा है, पास भी कर रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो अगर इन सारे केसेस को देखें तो हमारे पास इस केस में कितनी रेजिस्टेंस होगी भला, सो रेजिस्टेंस इज अबाउट फ्यू ओहम्स, रेजिस्टेंस इज अबाउट फ्यू ओहम्स। अगर यहाँ से फर्दर देखें हम स्टूडेंट्स, तो जब रेजिस्टेंस कम हुई ना, उसके भला क्या रीज़न थी, क्योंकि बैटरी ने चार्जेस को एनर्जी दी, डिफ्यूजन की चार्जेस ने। अच्छा, इस सारे प्रोसेस से ना चार्जेस के पास कर जाने से जो डिप्लेशन रीजन था ना उसकी विड्थ पहले से कम हो जाती है। आपने नोट किए, ये पहले से पतला हो गया, कम हो गया। तो हम ये बात भी कह सकते हैं कि विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेस। और स्टूडेंट्स, जो रेजिस्टेंस, जो बड़ी फ्यू ओहम्स की रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करता है ना फॉरवर्ड बायसिंग, हम उसे कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। RF किसके इक्वल आता है, डेल्टा V ऑफ फॉरवर्ड बाइस्ड और डेल्टा I ऑफ फॉरवर्ड बाइस्ड। डेल्टा V मैंने क्यों लिखा है, क्या करंट, ये बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ, क्या करंट वोल्टेज जो सोर्स का वोल्टेज था उसकी वजह से मूव नहीं कर रहा? स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। जो करंट पास कर रहा है ना वो ड्यू टू वोल्टेज ऑफ सोर्स नहीं है, वो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ वोल्टेज ऑफ सोर्स एंड पोटेंशियल बैरियर है। फर्ज कर लीजिए अगर तो मेरे पास वोल्टेज ऑफ सोर्स 2 वोल्ट होता और 2 वोल्ट ना 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है, 2 वोल्ट है जो कि 0.7 से क्या है ज़्यादा, करंट पास करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि पोटेंशियल ऑफ सोर्स ज़्यादा है पोटेंशियल बैरियर से। अब जो करंट पास कर रहा है,
क्या वो 2 वोल्ट की वजह से पास कर रहा है? तो नहीं, 2 वोल्ट में से 0.7 को निकाल लें, क्योंकि 0.7 तो यूटिलाइज हो गया किसको कवर करने में, किस चीज को, पोटेंशियल बैरियर को। तो कितना बाकी रह गया? 1.3 वोल्ट। जो करंट पास कर रहा है ना, वो 1.3 वोल्ट पास करवा रहा है असल में। तो जो आर एफ है वो डेल्टा वी एफ पर डिपेंड करता है, वी पे नहीं। हमें ये बात क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं रिवर्स बाइसिंग के लिहाज से, ज़रा नोट कीजिएगा। रिवर्स बाइसिंग का मतलब ये है कि हम बैटरी को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करें कि जो हाई पोटेंशियल टर्मिनल है वो कनेक्ट हो जाए एन के साथ, और जो लो पोटेंशियल टर्मिनल है स्टूडेंट्स वो कनेक्ट हो जाए पी के साथ। मतलब मैं सिंपल इनको यूं उल्टा लगा दूं तो वो बन जाएगी रिवर्स बाइसिंग। ज़रा नोट कर लेते हैं अब इस चीज़ को भी। हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गई हैं, ये आ गई वायर, इधर बिल्कुल सेम केस है हमारे पास, ये आ गया स्टूडेंट्स, इधर ये आ गया, ये वायर आगे बढ़ी हमारे पास, यहाँ पे ये वायर आ गई। अब इस वायर के बाद स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे साथ में कनेक्ट क्या हो गया, ये एक पी एन जंक्शन। अब अगर तो मैं इस जंक्शन की बात करूँगा ना यहाँ पे, तो देखें जंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया भला, क्लोज हो गया। स्टूडेंट्स अगर यहाँ से हम फर्दर देखें ना तो नोट कीजिएगा, ये वायर कनेक्ट हो गई इसके साथ, ये वायर कनेक्ट हो गई इसके साथ। अब सेंटर में हमारे पास यहाँ पर आ गया डिप्लीशन रीजन, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये आ गया हमारा डिप्लीशन रीजन। बिल्कुल सेम केस में स्टूडेंट्स ये आ गया पी टाइप, यहाँ पर आ गया एन टाइप, इधर ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यहाँ पर आ गए होल्स इन पी टाइप, जबकि साथ में 2 होल्स इधर भी आ जाएंगे एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। लेकिन अब की बार नेगेटिव कनेक्ट है पी के साथ, पॉजिटिव कनेक्ट है एन के साथ। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर ना एनर्जी ट्रांसफर नहीं होनी, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन फेस करनी पड़ेगी भला किस साइड से, इस पॉजिटिव से। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स will move towards this end of the pn junction, this portion जहां पे होल ज्यादा हैं, यहां पे अट्रैक्शन कहां से है, इस नेगेटिव साइड से। तो ये होल्स इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब इन दोनों चार्ज कैरियर्स की साइड पे अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल बैरियर को लिबर्टी मिलेगी और वो पहले से ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। आपने नोट किया कि विड्थ ज्यादा हो गई है डिप्लीशन रीजन की, किस में, इन रिवर्स्ड बाइसिंग। और क्योंकि चार्जेस को एनर्जी तो मिल ही नहीं रही तो उनका पोटेंशियल भी ज्यादा नहीं हुआ बैरियर से, जिसकी वजह से चार्जेस ने मूव भी नहीं करना। नो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर विल मूव, क्योंकि उनके पास पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा पोटेंशियल तो है ही नहीं। तो हम ये सिंपल सी बात कह सकते हैं कि इस केस में कोई करंट पास नहीं करता, नो करंट पासेस, कोई करंट स्टूडेंट्स पास नहीं कर रहा ड्यू टू मेजॉरिटी, कोई भी करंट पास नहीं कर रहा ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। कोई करंट मेजॉरिटी से पास नहीं कर रहा, लेकिन क्या करंट पास कर रहा है स्टूडेंट्स? बहुत कम करंट पास करता है, बहुत कम। अच्छा वो भला क्यों पास करता है? माइनॉरिटी की वजह से। अच्छा डिफ्यूजन भला क्या होता है? लगता है आज मेरी बात नोट नहीं की, मैंने ना बार बार एक बात की थी। डिप्लेशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर क्या करता है? डिफ्यूजन को रोक देता है। डिफ्यूजन को रोकता मतलब भला क्या हुआ? डिफ्यूजन मीन वो चार्जेस को हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाने पे रोक देता है। तो जो चार्जेस लो पे हैं क्या वो भी टुवर्ड्स हाई नहीं जा सकते? तो वो तो जा सकते हैं, उन्हें तो नहीं कोई रोक रहा। उन्हें कोई क्यों नहीं रोक रहा भला? उसकी रीजन ये है
कि उन पर तो इसका पोटेंशियल अप्लाई होता ही नहीं है। हम ये देखते हैं कि डिप्लेशन रीजन डिफ्यूजन को रोकता है, वो चार्जेस की मोशन को हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ आने के लिए रोकता है, लेकिन लो से हाई वो तो डिफ्यूजन नहीं होती स्टूडेंट्स, उसको तो नहीं रोकता। फिर जैसे ही इन फ्यू इलेक्ट्रॉन्स को जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं एनर्जी मिली, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ वापस मूव कर गए, वो वापस चले गए अपने एन टाइप की तरफ और वहां से होल्स वापस आ गए। अच्छा, क्योंकि हमारे पास होते ही बहुत कम है, नाम शो कर रहा है माइनॉरिटी, कम होते हैं चार्ज कैरियर्स, जो माइनॉरिटी जो हमारे पास यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो तो पहले बड़े कम होंगे। अब क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इतने कम हैं तो लाजमन सी बात है करंट भी बहुत कम पैदा होगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं बड़ी अहम बात कि वेरी वेरी स्मॉल करंट, वेरी स्मॉल करंट पासेस, बहुत कम करंट पास कर जाता है, जिसकी रीज़न भला क्या है? जिसकी रीज़न है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जिनकी रीज़न है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब नोट कीजिएगा, क्योंकि तो चार्जेस ही बड़े कम होते हैं तो अल्टीमेटली पे करंट भी क्या होगा? काफ़ी कम होगा। तो जितना करंट माइनॉरिटी की वजह से पास करता है स्टूडेंट्स, हम उसे कहते हैं लीकेज करंट, डैट इज़ कॉल्ड लीकेज करंट। और वो कितना होता है भला? माइक्रो अम्पेयर्स में होता है, 1000 गुना छोटा होता है फॉरवर्ड बायस के करंट से, माइक्रो अम्पेयर्स में होता है। और इस वजह से क्योंकि चार्जेस दूर चले गए थे, डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ जाती है। हम कहते हैं विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन वो भला क्या हुई? वो ज़्यादा होगी। विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीज्ड, वो ज़्यादा हो गई। और विड्थ के ज़्यादा हो जाने की वजह से स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाती है। तो रिवर्स बायसिंग जो रेजिस्टेंस शो करती है ना, वो मेगा ओहम्स में शो करती है, मेगा ओहम्स में। और क्योंकि करंट बहुत कम पास करता है, करंट ड्यू टू मेजॉरिटी होता ही नहीं है, तो हम कहते हैं कि रिवर्स बायसिंग एक्ट्स एज ओपन स्विच। जो रिवर्स बायसिंग है ये ओपन स्विच के तौर पे एक्ट करता है। अब ज़रा नोट कीजिएगा, हमें ना क्लियर आइडिया हो गया कि अगर तो हमने करंट को पास करवाना है ना, देखिए यहाँ पर तो आके तो काम हो गया स्टक पीएन जंक्शन का। अब हमारी मर्जी है, अगर हम चाहते हैं करंट को पास करवाएं तो फॉरवर्ड बायसिंग कर दो, अगर हम चाहते हैं करंट को पास नहीं करवाना तो रिवर्स बायसिंग कर दो। मतलब कि इस स्टेट के आने के बाद पीएन जंक्शन हमारे इशारों पे काम करेगा। अगर हम चाहते हैं करंट का पैसेज हो, करंट पास करे तो बायसिंग फॉरवर्ड, हम चाहते हैं करंट रुक जाए बायसिंग रिवर्स। हम ऐसे चाहेंगे करंट वैसे मूव करेगा। अगर मैं इन केसेस को स्टूडेंट्स बात करता हूँ ग्राफिकल वे में, तो ज़रा नोट कीजिएगा ग्राफिकल वे में बस केस कैसा होगा। हम यहाँ बात करते हैं इस ग्राफ की, मैं यहाँ पे आई वी ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। दिस इज आई वी ग्राफ। अब ज़रा नोट कीजिएगा, ये आ गया आई और वी ग्राफ, दिस इज आई, दिस इज वी। अब क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल को शो कर रहा है और हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है नेगेटिव करंट। अब सिंपल देखिएगा स्टूडेंट्स, जब आपने साथ बैटरी नहीं लगाई थी ना, तो उस केस में ये पॉइंट था 0। अब आपने बैटरी को लगा दिया, पहले आपने लगाया पोटेंशियल 0.1 वोल्ट। अब 0.1 पे ना आपने स्टूडेंट्स पोटेंशियल तो 0.1 कर दिया, लेकिन करंट नहीं पास किया, क्योंकि 0.1 ना अभी फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहे हैं। 0.1 ना 0.7 से कम होता है सिलिकॉन के केस में। आपने 0.2 कर दिया,
पोटेंशियल बढ़ा, फिर स्टूडेंट्स करंट नहीं पास किया, फिर आपने 0.4 कर दिया, करंट फिर नहीं पास किया, 0.6 कर दिया, करंट फिर नहीं पास किया, फिर आपने कर दिया 0.7 वोल्ट, आज लगा दिया पोटेंशियल इक्वल टू किसके भला, पोटेंशियल बैरियर के। अब इससे फर्दर आपने जैसे ही आपने पोटेंशियल बढ़ाया, करंट लीनियर वे में मूव किया। अगर मैं इसे कुछ यूं कहूं कि अगर तो मैं बात करता हूं 0.7 तक, तो इतना कम कि जीरो, हम इसे काउंट में नहीं लाते। जैसे ही आपने 0.7 से वोल्टेज को बढ़ाया, करंट और वोल्टेज लीनियर वे में मूव किए, लीनियर वे में, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा वोल्टेज। तो दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग स्टूडेंट्स। अब ज़रा नोट कीजिएगा, अब आपने लगा दिया बैटरी को उल्टा, यहाँ पर पोटेंशियल हो गया नेगेटिव। अब आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, लेकिन वोल्टेज को बढ़ाने के बाद भी जो करंट है ना, वो एक ख़ास तर्ज में ही बढ़ रहा है। आपने वोल्टेज बढ़ाया, करंट थोड़ा सा बढ़ा, आपने वोल्टेज और बढ़ाया, करंट थोड़ा सा और बढ़ाया, थोड़ा सा। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे तो वैसा नहीं था हो रहा। जैसे आपने क्रॉस किया बैरियर को, तो करंट तो बहुत ज़्यादा हो गया था स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे ऐसा केस क्यों नहीं हो रहा? सिंपल, ज़रा एक बात तो नोट कीजिएगा, हमने क्या पढ़ा था कि रिवर्स्ड बायसिंग में चार्जेस पास करते हैं ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जितना मर्जी आप पोटेंशियल ज़्यादा कर दें, माइनॉरिटी जितने हैं उतने ही रहेंगे, अनलेस आप इतना ज़्यादा पोटेंशियल ना कर दें कि वो जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो इस पीएन जंक्शन के बॉन्ड्स को ब्रेक करना शुरू कर दे। जब आप पोटेंशियल को और बढ़ाएंगे, फिर और बढ़ाएंगे, फिर और बढ़ाएंगे, तो अल्टीमेट एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब इसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा एनर्जाइज हो जाएंगे कि वो अपना बॉन्ड ब्रेक करना शुरू कर देंगे। और बॉन्ड के भला ब्रेक करने से क्या होगा? बॉन्ड के ब्रेक करने से, अगर तो मेरे पास यहाँ पर फर्ज कीजिए ये एक एटम है, और जैसे ही ये ब्रेक करेगा, जब इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर एक आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और उसके साथ ही एक आ जाएगा होल। यानी कि एक बॉन्ड के ब्रेक होने पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाता है, और बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। अगर तो आप वैल्यू ऑफ पोटेंशियल को इतना ज़्यादा नहीं कर देते कि बॉन्ड्स ब्रेक करना शुरू कर दें, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा हो गई है कि बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, तो फिर तो रैपिडली इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनना शुरू हो जाएंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स एकदम बड़े ज़्यादा हो जाएंगे, और करंट की वैल्यू सडन ऐसे इंक्रीज करेगी। अच्छा, ये जो एक हमें कर्व मिली है ना, ये इस बात को बता रही है कि बॉन्ड्स ब्रेक कर गए, चार्ज कैरियर्स बन रहे हैं बॉन्ड के ब्रेकेज की वजह से। स्टूडेंट्स, इस स्टेट को ना हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ डायोड। इसका मतलब है कि अब ना डायोड का सिस्टम ब्रेक कर चुके हैं। ब्रेक डाउन ऑफ पी एन जंक्शन भी हम इसे कहते हैं। अब इसके बाद ना ये पी एन जंक्शन दोबारा काम नहीं आ सकता स्टूडेंट्स। और अगर मैं यहाँ से देखूँ ना, तो हमारे पास ये ग्राफ बनता है किसका? फॉरवर्ड बायसिंग का, फॉरवर्ड बायसिंग का स्टूडेंट्स। और उसी के साथ साथ ये ग्राफ बनता है रिवर्स बायसिंग का। ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई इन दोनों बायसिंग प्रोसेसेस की। और स्टूडेंट्स, इसी पी एन जंक्शन को ना, इसी पी एन जंक्शन को हम डायोड भी कहते हैं, क्योंकि इसके दो एंड्स होते हैं, तो डायोड कह देते हैं हम। दिस इज कॉल्ड डायोड। इस पी एन जंक्शन को हम कहते हैं डायोड। अगर डायोड की बात की जाए ना, तो हम इसे यूं शो करते हैं एक सर्किट के अंदर। दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायोड। ये कुछ इस तरह से होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ये ट्रायंगुलर पार्ट है ना, दिस ट्रायंगुलर पार्ट, दिस इज कॉल्ड पी। और जो ये पार्ट लाइन वाला है, दिस इज कॉल्ड एन। सो दिस इज पी एन जंक्शन। हम इसी को डायोड के नाम से भी याद करते हैं।
स्टूडेंट्स अब क्योंकि हमें सारे बेसिक्स प्रॉपरली पता है तो हमारे लिए समझना बड़ा आसान हो गया है रेक्टिफिकेशन को। अब ज़रा नोट कीजिएगा, हम आ रहे हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज़ रेक्टिफिकेशन। अब हम बात कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन के ऊपर स्टूडेंट्स। अब नोट कीजिएगा, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर दें, सच प्रोसेस in which alternating current is converted to direct current, जिसमें alternating current डायरेक्ट करंट में स्टूडेंट्स चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। और जो इंस्ट्रूमेंट, जो डिवाइस ये काम करती है, हम उसको रेक्टिफायर कहते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास यहाँ पे डायोड मौजूद है ना, हम इस डायोड को रेक्टिफायर भी कहते हैं, क्योंकि इसी डायोड की मदद से हम अल्टीमेटली एसी को डीसी में चेंज करते हैं। और अच्छा, अगर हमने डीसी को एसी में चेंज करना हो तो इफ़ डीसी को एसी में चेंज करना है, देन सच प्रोसेस इज कॉल्ड ऑसिलेशन। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑसिलेशन। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है स्टूडेंट्स वो रेक्टिफिकेशन है। हम अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, कि हमने किन टाइप्स के लिहाज से डिस्कस करना है रेक्टिफिकेशन को। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर बात करूँगा अल्टीमेटली दो टाइप्स की। हमारे पास एक टाइप तो मौजूद है जिसको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। फर्स्ट टाइप इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव क्योंकि इसमें ना हम आधी वेव को रेक्टिफाई करते हैं, इसके अंदर ना हम आधी वेव को चेंज करते हैं डीसी में। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। जबकि स्टूडेंट्स एक टाइप ऐसा और भी होती है, हमारे पास एक टाइप और भी होती है, दैट टाइप इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। क्योंकि इसमें ना आप कंप्लीट ऑल्टरनेटिंग साइकिल को, कंप्लीट ऑल्टरनेटिंग वेव को चेंज कर देते हैं डीसी में। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FWR, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अच्छा, इसमें ना डिफाइन करने के लिए कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं चाहिए, हमने ना बड़ी सीधी सीधी बात कर दी हुई है। हमने ये बात कह दी है कि अगर तो हाफ साइकिल चेंज हो जाए, इफ़, और हाफ कौन सा, एनी हाफ, इफ एनी हाफ पोर्शन, कोई भी हाफ, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, if any half portion of AC cycle is converted into, हमने उसे कन्वर्ट कर दिया है DC में, तो that is called half wave rectification। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है भला इसमें, अगर तो हाफ वेव की बात की जाएगी ना, तो हाफ वेव के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक डायोड को इस्तेमाल करते हैं। ओनली वन डायोड इज यूज्ड। अच्छा, वो कैसे? अब ज़रा सिंपल नोट कीजिएगा, हमारे पास कुछ सर्किट इस तरह से मौजूद है कि ये वायर्स है, हमने इस वायर के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर अटैच किया किस चीज़ को, डायोड को, जबकि यहाँ पर हमारे पास आ गया रजिस्टर। अब ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया दिस इज डायोड, दिस इज P, दिस इज N,
तब कि ये मेरे पास 7 वायर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दिस इज रेजिस्टेंस और इस जगह पर मौजूद है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सोर्स, दिस इज ऑल्टरनेटिंग सोर्स, ये 7 आ गई वायर। अब सिंपल सा चीज़ नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास चीज़ है दिस इज P, दिस इज N, जबकि स्टूडेंट्स दिस इज रेजिस्टेंस R और ये है ऑल्टरनेटिंग सोर्स। अगर आपको ये बात याद हो ना, हमने पढ़ा भी था कि एसी साइकिल जो हमें गेन होता है एसी जनरेटर से ना, वो कुछ इस तरह का होता है। मैं ज़रा यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। अगर तो मैं एसी साइकिल की स्टूडेंट्स बात करूँगा ना, तो एक्चुअली दिस इज़ एसी साइकिल, ये मेरे पास 0 है। ये हम बात कर रहे हैं हाफ साइकिल की, जबकि ये हम बात कर रहे हैं कंप्लीट साइकिल की। तो वेव फॉर्म कुछ इस तरह से पैदा होती है हमारे पास इधर कि दिस इज एसी साइकिल स्टूडेंट्स, दिस पोर्शन इज पॉजिटिव पोर्शन, जबकि दिस पोर्शन इज नेगेटिव पोर्शन। 0 से लेके T/2 तक पोलैरिटी एक रहती है, जबकि T/2 पर पोलैरिटी चेंज हो जाती है और T/2 से T तक पोलैरिटी नेगेटिव रहती है और डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। मतलब कि एक कंप्लीट साइकिल में ना, वंस अ साइकिल, एक मर्तबा हाफ साइकिल के बाद पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। स्टूडेंट्स हम ना पहले बात कर लेते हैं 0 से लेके T/2 तक की। हम पहले बात कर लेते हैं 0 से लेके T/2 तक की। जब हमने इस साइकिल की बात की ना, तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर था पॉजिटिव और इधर था नेगेटिव। अब ज़रा नोट कीजिएगा, पॉजिटिव विद P, नेगेटिव विद N। ये तो फॉरवर्ड बाइसिंग नहीं होगी, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई है तो हमें अल्टीमेटली हमें यहाँ पे जो आउटपुट गेन होगी, अब ज़रा वो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। ये ड्रॉ की है इनपुट, दिस इज इनपुट साइकिल, और इसके बाद स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर आउटपुट ड्रॉ करूँगा ना, तो ज़रा नोट कीजिएगा कि जैसे ही मैंने बात की 0 से T/2 की, तो बाइसिंग ना फॉरवर्ड रही। अगर बाइसिंग फॉरवर्ड रहती है ना, तो ये करंट सारा पास कर जाता है और हमारे पास ये करंट बिल्कुल इसी फॉर्म में इसी तरह से यहाँ पर गेन हो जाता है। तो देखें, मैंने फॉरवर्ड बाइसिंग लगाया और करंट पास कर गया। अब ना आ गया T/2 से T तक, अब हो गई है पोलैरिटी चेंज। स्टूडेंट्स जैसे ही T/2 से T तक आया ना, तो फौरी ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, पोलैरिटीज रिवर्स हो गई हैं। अच्छा, इस केस में ना नेगेटिव विद P, पॉजिटिव विद N, नेगेटिव विद P, पॉजिटिव विद N, ये तो हो गई है रिवर्स बाइसिंग। करंट तो पास नहीं करेगा। अब करंट क्योंकि अब पास नहीं कर रहा, तो मुझे स्टूडेंट्स यहाँ पर गेन होगी ये 0 वैल्यू इस T तक, 0 T/2 और T। आपने नोट किया कि आपने AC साइकिल के हाफ पोर्शन को DC में कन्वर्ट किया, जबकि हाफ पोर्शन कन्वर्ट नहीं हो सका। अगर एक डायोड इस्तेमाल करेंगे ना, तो इस तरह से हाफ पोर्शन कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सर ये तो आपने कहा था कि एनी हाफ पोर्शन ऑफ AC कैन बी कन्वर्टेड, ये तो आपने पॉजिटिव कर दिया। हमें नहीं चाहिए पॉजिटिव, हमें आप नेगेटिव पोर्शन करके दिखाएं। इसका ना बड़ा आसान तरीका है स्टूडेंट्स, वो भला क्या है, इस डायोड की पोजीशन को ज़रा उल्टा कर दें। अब ज़रा नोट कीजिएगा, अगर तो मेरे पास, अगर तो इस समय कुछ यूँ कर देता कि मेरे पास ये एक
सर्किट है, यहाँ पर आ गई वायर, बिल्कुल साथ यहाँ पर आ गया AC सोर्स, AC सोर्स के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गई फर्दर वायर। अब ज़रा नोट कीजिएगा यहाँ पे हमारे पास अब केस कैसा होगा। ये आ गया N, ये आ गया N, जबकि यहाँ पे ये ऐसे आ गया। नाउ दिस इज P, लग गया ऑपोजिट। स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया ये रजिस्टर R, जबकि मेरे पास यहाँ पर आ गया ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स। अच्छा अब ज़रा नोट कीजिएगा, सबसे पहले 0 से T/2 तक स्टूडेंट्स ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। ये मैं अभी इस साइकिल की बात कर रहा हूँ। अच्छा अब इस साइकिल में ना हमारे पास जब पहले फॉरवर्ड हुआ था, अब ना पहले हाफ में ही रिवर्स हो गया, क्योंकि देखें पॉजिटिव विद N, नेगेटिव विद P, तो पहले हाफ में ना कोई भी करंट पास नहीं करना। पहले हाफ में 0 से T/2 तक नो करंट पासेस। अच्छा T/2 से T तक पोलैरिटी हो गई चेंज स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया नेगेटिव, इधर आ गया पॉजिटिव। अब पॉजिटिव विद P, नेगेटिव विद N, तो करंट तो पास कर नहीं गया, तो हमारे पास ये करंट पास कर गया। अब देखें अब की बार ना हमने पोलैरिटी को सेम रखा है, अब नेगेटिव कन्वर्ट किया हमने, पहले पॉजिटिव की थी, लेकिन हो तो वन हाफ ही रहा ना, दोनों तो नहीं हो रहे, तो हाफ वेव रेक्टिफाई हो सकती है जैसे हम चाहें। एक हमारे पास केस ये है, जबकि सेकंड हमारे पास केस, अगर आपने ये सोचना होगा सर नेगेटिव कैसे बेटा, फिर वो ऐसे हो सकती, तो हम एक हाफ को रेक्टिफाई कर सकते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट है, अब देखें चाहे आपने पॉजिटिव हाफ कन्वर्ट किया, चाहे आपने नेगेटिव हाफ कन्वर्ट किया, गेन हम किस पे कर रहे हैं, आउटपुट इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड ऑन रजिस्टर। आउटपुट हमेशा हम किस पे गेन करते हैं भला, रजिस्टर पे। तो जो रजिस्टर है ना स्टूडेंट्स, इस पर आउटपुट ऑब्टेन की जाती है असल में। अच्छा नेक्स्ट बात ये कि क्योंकि हम हाफ साइकिल को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लॉसेस तो लाजमन सी बात है, लॉसेस तो और भी होते होंगे, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, ये बात आप याद रखेंगे कि एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज 40.6%। एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज 40.6%। इसमें एक डायोड इस्तेमाल होता है और हम कोई भी एनी हाफ कन्वर्ट कर देते हैं। लास्ट बात, फिर हाफ वेव एंड हो जाएगा, फिर हम फुल वेव को स्टार्ट करेंगे। लास्ट बात क्या है, अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो हमारे पास साइकिल्स गेन हो रहे हैं ना, ये बिल्कुल एक यूनिफॉर्म डीसी तो नहीं है, हमें तो यहाँ मिल रहा है पल्सेटिंग डीसी। वो कैसे, अगर तो इससे आगे ऐसे साइकिल और भी होता तो फिर यहाँ पर भी और आ जाता और आगे फिर गैप आ जाता। स्टूडेंट्स एक पूरी वेव फॉर्म में ना एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं यूनिट, जिसे हम कहते हैं साइकिल, क्योंकि वो सबसे छोटा पार्ट होता है और अल्टीमेटली वो पार्ट ना बार बार रिपीट हो रहा होता है। अगर मैं ऐसे साइकिल में बात करूँगा ना स्टूडेंट्स, तो ये इसका एक साइकिल है। एसी वेव फॉर्म में यहाँ से लेके स्टूडेंट्स यहाँ तक ये एक साइकिल है, इसने खुद को बार बार रिपीट करना है। और अगर मैं बात करता हूँ आउटपुट की, तो स्टूडेंट्स आउटपुट में ना यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर इस केस में यहाँ से लेके स्टूडेंट्स यहाँ तक, ये एक साइकिल है, क्योंकि इसके बाद ना ये पल्सेशन और फिर वेव फॉर्म, फिर पल्सेशन, फिर वेव फॉर्म, तो यही चीज़ ना खुद को बार बार रिपीट करती रहेगी। ज़रा नोट कीजिएगा, अगर मेरे पास इस तरह इनपुट के 50 साइकिल्स होते तो ये मुझे कितने मिलते, 50। नोट करें, इनपुट के एक साइकिल से मुझे आउटपुट का एक साइकिल मिला, हाफ नहीं मिला बेटा,
ये जो है ना पल्सेशन, ये पल्सेशन भी इस साइकिल का पार्ट है। आपने वेव फॉर्म नहीं देखनी, आपने साइकिल देखना है कि कौन सी चीज खुद को बार बार रिपीट कर रही है। क्या यही पल्सेशन बाद में रिपीट नहीं होगी? बाद में भी होगी। क्या ये बाद में नहीं होगी? बाद में भी होगी। तो एक साइकिल ऑफ इनपुट से आउटपुट कितने मिले भला? 1। 10 होते आउटपुट कितने मिलते? 10। 50 होते आउटपुट कितने मिलते? 50। तो आपने ना एक बात याद रखनी है, और वो बात क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर तो हमने बात की है ना फुल वेव की, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर रहे हैं फुल वेव, तो मैं कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको। तो फुल वेव के अंदर स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंसी इनपुट की होती है वही फ्रीक्वेंसी आउटपुट की भी होती है। स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं कर रही होती। स्टूडेंट्स अब हम साथ ही बात करेंगे फुल वेव के लिहाज से। हाफ तो हम कंप्लीट देख चुके हैं, अब फुल वेव की बात करते हैं। बात ना बड़ी सीधी सी है। हमने कहा कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती ही वो है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन है ही वो जहां पे हम कंप्लीट वेव को, कंप्लीट वेव ऑफ एसी को स्टूडेंट्स किस में चेंज कर लें? डीसी में। अगर तो कंप्लीट वेव ऑफ एसी डीसी में चेंज हो गई है ना, तो दैट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अच्छा, फुल वेव करने के ना हमारे पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट वे क्या है पहले वो देखते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट वे है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड ब्रिज रेक्टिफिकेशन। हम उसे कहते हैं ब्रिज रेक्टिफिकेशन। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट वे, जिससे हम फुल वेव में चेंज कर सकते हैं। ब्रिज का मतलब आपको याद होगा अब तक तो, क्या आपने ब्रिज यहाँ पर ही पढ़ा है एफएससी में, फिर आपने ब्रिज पढ़ा है व्हीटस्टोन के अंदर भी, तो वो कुछ ऐसी शेप बनती है। अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह की शेप हमें गेन होती है। स्टूडेंट्स दिस इज बेसिकली ब्रिज। अगर हम ब्रिज की फर्दर बात करेंगे तो अब नोट कीजिएगा, हमारे पास ये ब्रिज आ गया स्टूडेंट्स। इस ब्रिज पर लगे हुए हैं 4 डायोड। नोट करें, एक डायोड, 2 डायोड्स, 3 डायोड्स और 4 डायोड्स। ये हो गया ब्रिज हमारे पास। अब इसके साथ आ गई हैं वायर्स। हमारे पास एक वायर आई इस साइड पे, एक वायर आई इस साइड पे स्टूडेंट्स, और यहां पर आ गया हमारे पास एसी सोर्स। यहां पे आ गया एसी सोर्स। जबकि स्टूडेंट्स अगर यहां से देखें तो एक वायर इधर आ गई, ये मूव की स्ट्रेट, और ये कनेक्ट हो गई इसके साथ। जबकि यहां पर कनेक्ट है रेजिस्टेंस, इस पे हमने आउटपुट गेन करना होता है। अच्छा, मैं ना ऐसी ही फॉर्म यहाँ बना रहा हूँ एक और भी, ताकि हमारे साइकिल दोनों पढ़ना बड़ा आसान हो जाए। मैं कह रहा हूँ हमारे पास एक ये था, एक ये था, एक ये था, जबकि एक ये था। इधर ये एक डायोड ये आ गया, एक डायोड ये आ गया, एक हमारे पास ये, एक ये, साथ हमारे पास इधर आ गया ऑल्टरनेटिंग सोर्स, ये साथ आ गया ऑल्टरनेटिंग सोर्स,
सोर्स के साथ आ गया हमारे पास ये सोर्स आ गया स्टूडेंट्स, जबकि इधर आ गई इसकी आउटपुट वायर्स। ये इसके आ गई आउटपुट वायर्स यहाँ से, और ये कनेक्ट हो गई आपस में, जबकि यहाँ हमारे पास आ गई इसकी रेजिस्टेंस भी। अच्छा, आप ज़रा नोट कीजिएगा, मैं ना दोनों के लिहाज से बात कर रहा हूँ। हमारे पास 0 से t/2, ठीक है, t/2 स्टूडेंट्स, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब ज़रा नोट कीजिएगा, करंट निकला पॉजिटिव से, ऊपर चला गया, करंट आया इस तरफ, इधर आ गया, इस पॉइंट पे ना करंट ने डिवाइड होना है, क्योंकि दो पाथ है ना। लेकिन मैंने देखा नीचे तो रिवर्स बायसिंग है, क्योंकि पॉजिटिव से आ रहा था, सामने तो एन है, इधर तो नहीं जाएगा। यहाँ पे पी था ना, तो मूव करेगा इस फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर से, करंट पास कर गया फॉरवर्ड बायसिंग से। जब इधर आया ना, तो पता लगा कि आगे फिर एन है, रिवर्स है, इधर नहीं जाएगा स्टूडेंट्स। करंट पास कर गया रेजिस्टेंस में से, पास करने के बाद पास किया इस वाली वायर से, यहाँ से आ गया ऊपर। अब तो ऊपर भी पी है, नीचे भी पी है, करंट कहाँ जाना चाहिए? हम ये बात जानते हैं, करंट हमेशा मूव करता है हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ से करंट स्टूडेंट्स आ गया नीचे, नीचे आके इस पॉइंट से इस तरफ, और यहाँ पे आके चला गया लो पोटेंशियल में। तो देखिए भला क्या नोट किया हमने कि इस करंट के पैसेज से करंट कहाँ से भला पास किया? पहले पास किया इस वाले डायोड से, फिर रजिस्टर से, और फिर इस वाले डायोड से। अच्छा, अब ना पोलैरिटी हो गई है चेंज, t/2 से t। पहले ऊपर पॉजिटिव था स्टूडेंट्स, अब ऊपर हो गया नेगेटिव, जबकि नीचे हो गया पॉजिटिव। अब ना करंट निकलना है नीचे से, करंट यहाँ से निकला, करंट इधर गया, आगे आगे दो डायोड्स। हमने कहा भाई ये तो एन है, इधर नहीं जाएगा, ये जाएगा पॉजिटिव वाली साइड पे। करंट पास किया इस पॉजिटिव से ऊपर, इधर बेटा फिर एन है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एन पे तो नहीं जाएगा, करंट फिर से पास करे कहाँ पे? नीचे। इस वायर से करंट पास कर गया इस साइड पे, यहाँ से करंट आ गया ऊपर, फिर आगे दोनों हैं, यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी है। पर हमें इस बात का पता है करंट ने हमेशा मूव करना होता है टुवर्ड्स लो पोटेंशियल। तो लो तो ऊपर था, ऊपर चला गया यहाँ से इस तरफ, और यहाँ से करंट आके एब्जॉर्ब हो गया लो पोटेंशियल में। अगर मैं अब देखूँ ना स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा, यहाँ से निकला, पहले पास किया इसमें से, फिर आर में से पास किया, फिर ऊपर गया तो इसमें से। हमने टोटल कितने डायोड्स इस्तेमाल किए हैं? 4। ब्रिज रेक्टिफिकेशन में टोटल डायोड्स कितने इस्तेमाल हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं। टोटल डायोड्स 4, जबकि साइमल्टेनियसली एक बार में कितने यूज़ हो रहे हैं? साइमल्टेनियसली भला यूज़ कितने हो रहे हैं? 2। इसमें इन दोनों ने मूव किया, अगली बार में इन दोनों ने मूव किया। तो एट अ टाइम कितने मूव हो रहे होते हैं? एट अ टाइम कितने यूज़ हो रहे होते हैं? वो 2 हो रहे होते हैं। अच्छा, अगर तो मैं यहाँ से बात करूँ कि 4 डायोड्स थे, हमने 2 इस्तेमाल कर लिए। अच्छा, अब ना मैं ज़रा इसकी आउटपुट ड्रॉ करता हूँ, कुछ इसकी ऐसी बनेगी आउटपुट, ज़रा नोट कीजिएगा। हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ गई इनपुट, मैंने इसके इनपुट को चेंज किया इसकी आउटपुट में। अब ज़रा नोट कीजिएगा, साथ ही स्टूडेंट्स ये आ गई इसकी आउटपुट। दिस इज़ बेसिकली इनपुट 0 t/2 t। सो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। मैंने कह दिया दिस पोर्शन इज़ पॉजिटिव, जबकि दिस पोर्शन इज़ नेगेटिव। 0 से t/2
और टी तक। अब ज़रा नोट करें स्टूडेंट्स, जब 0 से t/2 था ना, तब R में से करंट कैसे पास कर रहा है, नीचे की तरफ। मैंने इसे कुछ यूं शो किया कि दिस इज करंट थ्रू रेजिस्टेंस R, कब, इन पॉजिटिव साइकिल। अब पोलैरिटी हो गई चेंज, पॉजिटिव नीचे आ गया, नेगेटिव ऊपर चला गया, डायोड्स भी चेंज यूज़ हुए, लेकिन अब भी करंट कैसे पास कर रहा है, नीचे ही। पोलैरिटी चेंज होने से या फिर डिफरेंट डायोड्स के वर्क करने से या फिर करंट का पाथ चेंज हो जाने की वजह से क्या करंट रजिस्टर में से चेंज हुआ है, तो वो तो नहीं हुआ। करंट ने रजिस्टर में से सेम डायरेक्शन में पास किया। भला मैंने क्या बोला था कि आउटपुट हमेशा गेन होती है ऑन रजिस्टर, क्योंकि करंट सेम पास किया है थ्रू रजिस्टर, तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि जो आउटपुट थी ना वो सेम वे में जा रही है। अब देखें, आपने कंप्लीट साइकिल को ही चेंज कर दिया भला किसमें, डीसी में। चाहे पल्सेटिंग डीसी है लेकिन दोनों की पोलैरिटी तो सेम है, आपने दोनों हाफ को चेंज किया। सो दिस इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन बाय ब्रिज, अगर आप 4 डायोड्स को इस्तेमाल करें। अच्छा, मैं ना 4 नहीं इस्तेमाल करता, मैं कहता हूँ मैंने 2 इस्तेमाल करने। फिर हम इस्तेमाल करते हैं सेंटर टैप रेक्टिफिकेशन। सेंटर टैप रेक्टिफिकेशन ये लिखा हुआ है फेडरल की बुक में, ज़रा नोट कीजिएगा। अगर हमारे पास सर्किट कुछ यूँ होता कि हम इस तरह से ट्रांसफार्मर की एक कॉइल लेते, सेकंड साइड पे हम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली स्टेप डाउन में। हमारे पास एक कॉइल सीधी ये आ गई, हमारे पास एक कॉइल बिल्कुल स्ट्रेट ये आ गई, और ये हमने कर दिया कॉइल को बंद। स्टूडेंट्स, एक डायोड ये इस्तेमाल हुआ, जबकि एक डायोड ये इस्तेमाल हुआ। हमने 2 को यूज़ किया डायोड्स को। सेंटर में से हमने इसको टैप किया, ठीक है, यहाँ से अपने आउटपुट गेन कर लेते हैं। यहीं पर कई बुक्स रजिस्टर भी ड्रॉ कर देती हैं। अच्छा, ज़रा नोट कीजिएगा, 0 से t/2, 0 से t/2 हमारे पास स्टूडेंट्स पहले ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव था। अल्टीमेटली हमारे पास जो पैदा होगा ये पॉजिटिव पैदा होगा और ये नेगेटिव पैदा होगा। अब पॉजिटिव ये P है, ये N है, ये P है, ये N है, नेगेटिव विद P। ये डायोड रिवर्स बाइस्ड हो गया, जबकि ये डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। पॉजिटिव विद P, करंट यहाँ से गया, ठीक है। जब करंट मूव किया तो देखें ज़रा, पॉजिटिव विद P, करंट ऐसे पास कर रहा है, करंट यूँ मूव कर रहा है। हम यूँ भी कह सकते हैं, अगर मैं पॉजिटिव विद P कहूँ तो करंट हमारे पास पास करके कुछ इस डायरेक्शन में आ गया थ्रू रजिस्टर, यहाँ से पॉजिटिव विद P और फिर यूँ आ गया। हमने उसे वहाँ से अटेन कर लिया। अब जब पोलैरिटी हो गई चेंज, स्टूडेंट्स ये वाली हो गई पॉजिटिव, ये हो गई नेगेटिव, इधर भी सेम केस। अब ये वाला फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया, पॉजिटिव विद P, करंट पास किया यहाँ से ऊपर, यहाँ से करंट पास किया किसमें से, रजिस्टर में से। आपने कहा चाहे फॉरवर्ड बाइसिंग अपर वाले की हो चाहे फॉरवर्ड बाइसिंग नीचे वाले की हो, स्टूडेंट्स दोनों केसेस में रजिस्टर में से करंट कैसे पास कर रहा है, बिल्कुल सेम पास कर रहा है। क्योंकि करंट तो रजिस्टर इज इन सेम डायरेक्शन, तो हम उन दोनों को भी यूँ लिख सकते हैं। तो यही वेव फॉर्म सेटिस्फाई करती है इसको भी। जबकि आपने इसमें बता कितने इस्तेमाल किए थे, आपने सेंटर टैप में इस्तेमाल किए थे 2 डायोड्स। तो अगर मैं कह दूं कि ब्रिज रेक्टिफिकेशन है, डायोड्स कितना यूज़ होंगे, 4। सेंटर टैप है, कितने यूज़ होंगे, 2। हाफ वेव में कितना यूज़ होंगे, 1। एट अ टाइम
यहाँ पे कितने यूज हो रहे हैं, 1 नहीं हो रहा है। यहाँ पे कितने यूज हो रहे हैं, 2। यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 हो रहा है एक वक्त में, ठीक है। लेकिन दोनों का रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है कि हम कंप्लीट वेव को रेक्टिफाई कर रहे हैं और डीसी में चेंज कर रहे हैं। अब क्योंकि ये दोनों साइकिल्स के ऊपर काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है और वो है 81.2%। अब ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, इनपुट में ना मेरे पास ये एक साइकिल है, लेकिन अब की बार ना आउटपुट में हमारे पास ये एक साइकिल नहीं है, जबकि यहाँ से लेके ये एक साइकिल है, क्योंकि जो नेक्स्ट है ना वो तो फिर इसी की रेपिटेशन है। दिस इज रेपिटेशन, ये तो रिपीट हो रहा है फिर से, किसका, दिस इज रेपिटेशन ऑफ दिस साइकिल। तो ने वाला किया क्या, हमने एक इनपुट की साइकिल से आउटपुट के 2 साइकिल्स बना लिए, एक ये और एक ये। तो मैं कह सकता हूं कि अगर तो हम बात करते हैं ना किसकी भला, फुल वेव रेक्टिफिकेशन की, तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर हम लोग जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी गेन करते हैं वो इनपुट के मुकाबले में डबल होती है, 2 गुना होती है। क्यों, क्योंकि आपने 2 साइकिल्स गेन किए थे, इस एक से ये 2 मिले, ये 2 होते तो ये 4 मिलते, ये 10 होते तो ये 20 मिलते, ये 50 होते तो हमें 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलती, किसकी, आउटपुट की। कौन सी, जो हमें गेन हो रही है फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर। अच्छा, ये ना आपको मिलती है पल्सेटिंग आउटपुट। आप ना जनरली वैसे इस पल्सेटिंग को इस्तेमाल नहीं कर लेते, इसको आप स्मूथ भी करते हैं। स्मूथ करने के लिए स्टूडेंट्स, आउटपुट को स्मूथ करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं फिल्टर सर्किट। स्मूथ करने के लिए आउटपुट को फिल्टर सर्किट को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ये बात आप याद रखेंगे कि कैपेसिटर को हम इस्तेमाल करते हैं फिल्टर सर्किट के अंदर। कैपेसिटर इज यूज्ड एज फिल्टर सर्किट। ये था आपका लेक्चर। अब हम साथ ही कुछ क्वेश्चंस की तरफ गौर करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम साथ ही उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो पास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स में से आ चुके हैं, यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके। इस यूनिट में से आमतौर पे तो वो क्वेश्चंस आते हैं जो जनरल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि करंट कितना है मिली एम्पेयर, रिवर्स में कितना है माइक्रो एम्पेयर, करंट कौन सा है लीकेज करंट है, रेजिस्टेंस कितनी है मेगा ओहम है, किस स्विच के तौर, मतलब हम इसमें जनरल इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा एज एमसीक्यू के तौर पे पोर्ट्रेट करते हैं। लेकिन हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो पास्ट में आ चुके हैं, जैसे कि मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन, कम से कम कितने डायोड्स इस्तेमाल हो सकते हैं फुल वेव के अंदर। अब फौरी सवाल जहन में ये आया कि यहाँ पे तो बात ही नहीं की गई कि ये ब्रिज है या सेंटर टैप है। अगर तो हमें टाइप नहीं बताई गई तो स्टूडेंट्स आप इस वर्ड पर कुछ नोट कीजिएगा, मिनिमम। तो फिर दोनों में से देखिए कि दोनों में से कम किस में इस्तेमाल होते हैं। ब्रिज में हम इस्तेमाल कर रहे हैं 4, जबकि इन सेंटर टैप भी यूज 2 डायोड्स, तो मिनिमम हम इस्तेमाल करते हैं 2 डायोड्स को। तो बीटा इज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ दीज ऑप्शंस। विच ऑफ फॉलोइंग इज रिवर्स्ड बाइस। रिवर्स्ड बाइस कौन सा है? रिवर्स बाइस का मतलब ये, अगर हम ये लेते कि नेगेटिव विद पी पॉजिटिव विद एन, तो देखें वो तो फिर यहाँ पे कोई भी नहीं बनता, क्योंकि जहाँ पर नेगेटिव विद पी है वहाँ पे एन के साथ भी नेगेटिव है, ऐसे यहाँ पर भी मौजूद है। फिर हम अपने उस कॉन्सेप्ट को ताज़ा करेंगे जो था कि हाई पोटेंशियल विद पी, और अगर लो पोटेंशियल विद एन हो तो फॉरवर्ड बाइसिंग, और अगर हाई पोटेंशियल विद एन और लो पोटेंशियल विद पी हो तो रिवर्स बाइसिंग। अब जरा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आ गया पी एन, दिस इज पी एन, पी एन, और यहां पर भी आ गया पी एन। 5 और 3 में से हाई कौन है? 5।
5 इज विद P, हाई विद P, ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। 0 और -2 में से हाई कौन है? 0, हाई विद P फॉरवर्ड बाइस्ड है। -2 और -4 में से हाई कौन है? जितनी वैल्यू नेगेटिव में कम होती है वो बड़ी होती है। सो -2 इज हाई पोटेंशियल, हाई विद P फॉरवर्ड बाइस्ड है। -6 और -1 में से हाई कौन है? -1, -1 विद N, हाई विद N। तो स्टूडेंट्स बेसिकली दिस इज रिवर्स बायसिंग, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने कहा कि अगर तो फॉरवर्ड बायसिंग की बात की जाती तो रेजिस्टेंस फ्यू ओहम्स होती, अगर रिवर्स बायसिंग की बात करते तो रेजिस्टेंस मेगा ओहम्स में होती। ये इनकी प्रैक्टिकल रेजिस्टेंसेस हैं। अगर तो मैं बात करता आइडियल वे में, तो स्टूडेंट्स आइडियल वे में फॉरवर्ड बायसिंग 0 ओहम शो करती है, जबकि आइडियल वे में रिवर्स्ड बायसिंग इन्फिनिटी ओहम शो करती है। तो जब आइडियल का वर्ड इस्तेमाल कर लिया गया और रिवर्स बायसिंग की बात की गई है तो फिर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी। अगर यहीं पर बात की जाती फॉरवर्ड की तो फिर हम टिक करते 0 ओहम को। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से आपको दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। वो पहली बात ये करता है कि इफ टर्मिनल्स ऑफ बैटरी आर कनेक्टेड एट B and D and D is high potential with respect to B, तो ये बात कन्फर्म हो गया, यहाँ पे D पॉजिटिव है। कहता ये रेक्टिफिकेशन कौन सी है? सबसे पहली बात नोट कीजिएगा, हमारा हमने तो अगर ब्रिज को देखना है और चेक करना है कि ब्रिज वैलिड है कि नहीं है, तो फिर जिन दो पॉइंट्स पर टर्मिनल लगे हुए हैं जैसे D और B, स्टूडेंट्स इनके दरमियान में ना आप ऐसे एक लाइन लगा दें। अब इस लाइन के दो डायोड्स एक तरफ होंगे, दो डायोड्स दूसरी तरफ होंगे। जो दो डायोड्स एक तरफ होंगे ना, हमेशा उनका जो एंड रीजन है वो एक दूसरे के सामने होगा। जैसे नोट कीजिएगा, यहाँ पे ये भी N और ये भी N, और स्टूडेंट्स इन दो का P एक दूसरे के सामने होगा, P P N N। दोबारा ये बात सुनिएगा, जिन दो पॉइंट्स पर टर्मिनल्स ऑफ बैटरी कनेक्टेड हैं उनके ऐसे सेंटर में यूं लाइन लगा दें तो आप दो डायोड्स को सेपरेट कर देंगे। दो डायोड्स का N सामने होगा, दो डायोड्स का P सामने होगा। तो इट इज ऑलवेज अ जस्टिफिकेशन के ये फॉरवर्ड में फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, फॉरवर्ड नहीं, ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन होगी। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये पैटर्न फॉलो नहीं होता P और N वाला, तो फिर ये फुल वेव नहीं होगा। पहली बात तो ये पूछा गया ये कौन सा है, हमने कहा क्योंकि N P फॉलो हो रहा है, सो दिस इज फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सेकंड सवाल ये आ गया कि अगर D हाई पे होता है एज कंपेयर टू B, तो कौन से दो डायोड्स काम करते इस साइकिल में? तो ज़रा नोट कीजिएगा, D पॉजिटिव था, करंट D से पास करेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये N है, करंट यहाँ पे तो नहीं जाएगा, करंट जाएगा P की तरफ, मतलब करंट पास किया थर्ड डायोड में से। अब एक बड़ी सिंपल सी बात सुने, कभी भी ना आपने सर्किट सारा नहीं सॉल्व करना MCQs में। जिस एक डायोड में से करंट पास कर रहा है, सेकंड डायोड हमेशा उसके सामने वाला होता है। ज़रा यहाँ भी कंफर्म कर लें, जिस एक में से पास किया सेकंड सामने वाला, जिस एक में से पास किया सेकंड सामने वाला। अगर पॉजिटिव की वजह से P और P फॉरवर्ड बायसिंग 3 में से पास करेगा, सेकंड हमेशा सामने वाला होगा विच इज़ 1। सो हमने कभी भी पूरा सर्किट नहीं सॉल्व करना, डायरेक्ट सॉल्व किया, 1 and 3 इज द आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती और फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होती? आउटपुट की फ्रीक्वेंसी डबल होती है इनपुट से। सो आंसर इज डबल ऑफ 50 विच इज 100 हर्ट्ज। अगर हम यहाँ पर पूछता कि इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और हमें हाफ वेव का पूछ लेता, फिर हम सेम लगाते 50, क्योंकि हाफ वेव में
फ्रीक्वेंसीज सेम रहती हैं, जबकि फुल वेव में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। स्टूडेंट्स, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये था आपका आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, हमने आज डिस्कस किया कि पी एन जंक्शन किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, बाइसिंग में चेंजेस किस किस तरह से आते हैं, हमने उसे ग्राफिकल वे में भी देखा, और हमने पूरा डिफ्रेंशिएट किया फॉरवर्ड बाइसिंग को रिवर्स बाइसिंग के साथ, और हमने साथ डिस्कस किया कि हाफ वेव, फुल वेव ब्रिज और सेंटर टैप, जो कि फेडरल की बुक में हमने पढ़ा। इन चीज़ों में, इन तीनों में किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, नंबर ऑफ डायोड्स किस तरह से मुख्तलिफ हैं, और हमने नोट किया कि इनमें से एमसीक्यूज़ कैसे कैसे आ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई इशू रहे तो काइंडली कमेंट कीजिए ताकि हम आपको प्रॉपर गाइड कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।